वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऐसे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत को जानने से पहले हम ये जाने कि सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। तो सिद्धांत की एक छोटी और सटीक परिभाषा है कि सही दिशा में कार्य करने वाले नियम सिद्धांत कहलाते हैं। सही दिशा में कार्य करने वाले नियम सिद्धांत कहलाते हैं। इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि सिद्धांत और नियम, तो सिद्धांत और नियम जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रायः हम क्या करते हैं कि दोनों का एक ही अर्थ समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। सिद्धांत अलग होता है, नियम अलग होते हैं। अब इनमें मूलभूत अंतर क्या होता है कि सिद्धांत जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो तटस्थ होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं है। पर जो नियम होते हैं हम उनको अपनी सुरक्षा के अनुसार बदल लेते हैं, तो ये परिवर्तनशील होते हैं और ये अपरिवर्तनशील होते हैं। तो ये होता है सिद्धांत कि सही दिशा में कार्य करने वाले नियम सिद्धांत कहलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत में हम सबसे पहले देखेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत का यहाँ पे तात्पर्य है कि हम जब बालक को शिक्षण प्रदान करें तो उन्हें साथ में हम अभिप्रेरित भी करते जाएं, ताकि वे पाठ को सीखने में अपनी रुचि ले और तत्परता दिखाएं। अब जैसे कि कोई बालक है, उसे कोई आपके द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक देर से समझ में आता है या उसे बिल्कुल नहीं समझ में आता है, तो हमें उसके लिए उस पाठ के प्रति नए नए उदाहरणों के माध्यम से उसे अभिप्रेरित करें, ताकि वह उस पाठ को पढ़ने में रुचि ले। अभिप्रेरणा का अर्थ है कि बालक को प्रेरित करना। तो आप कैसे प्रेरित करेंगे? नई नई विधियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से उसके अंदर रुचि जागृत करेंगे तो बालक अभिप्रेरित होगा और वो शिक्षण कार्य में रुचि लेगा। दूसरा है हमारा नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत तो नियोजन का सिद्धांत से अर्थ है कि हम पूरे पाठ को वेल प्लान्ड यानी कि उसको स्टेप बाय स्टेप बांट लें। पहले सरल चीजों को बताएं, बाद में कठिन चीजों को बताएं और प्रत्येक चीजों को विशेष उदाहरणों के माध्यम से बताएंगे, तो बालक का जो पाठ है वो नियोजित रूप से सीख पाएगा और स्टेप बाय स्टेप वे अपने पाठ के सभी टॉपिक को पढ़ पाएगा। तो ये होता है शिक्षण का नियोजित सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा तो हो गया, नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालकों के भीतर क्रिया के द्वारा सिखाया जाए, अर्थात उन्हें क्रिया करने के लिए दिया जाए, तो वे हमारा कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? वो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बालक को प्रयोगों के माध्यम से सिखा सकते हैं और छोटी कक्षाओं में हम बालक को चार्ट्स के माध्यम से उन्हें छोटी छोटी एक्टिविटी करा के चित्र बनाकर सिखा सकते हैं। और बालक जो होता है वो सुनकर देखकर उतना नहीं सीख पाता जितना वह स्पर्श करके छूकर सीखता है। तो सबसे अच्छा जो शिक्षण का सिद्धांत होता है वह होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्योंकि क्रिया जब बालक स्वयं करता है तो उसका ज्ञान स्थायी होता है और वे सीखने में रुचि भी लेता है और उसका अधिगम जो होता है फिर वो स्थायी हो जाता है। तो इस प्रकार जो क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है वह शिक्षण सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अनुक्रिया का सिद्धांत।
अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया का सिद्धांत में क्या होता है कि जब बालक रिस्पॉन्स करता है, तो रिस्पॉन्स करने के लिए जब बालक को आपका टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, उसे उसका ज्ञान अच्छे से प्राप्त हुआ होगा, तब वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। अब हमको कैसा रिस्पॉन्स बच्चे से चाहिए, हमको बेहतर रिस्पॉन्स चाहिए, बच्चे से सही हमको उससे रिस्पॉन्स चाहिए। तो अनुक्रिया बच्चा अगर सही रूप से देगा तो आपको पता चलेगा कि आपका शिक्षण कार्य कैसा था। तो अनुक्रिया कराने के लिए बच्चों से हमें इन सब चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि बालक अभिप्रेरित है कि नहीं। अभिप्रेरित होकर उसने तत्परता दिखाई, रुचि दिखाई, तब वे अच्छी अनुक्रिया करेगा। तो इस प्रकार से अनुक्रिया का सिद्धांत ये कहलाता है कि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ बालक को किस स्तर तक समझ में आया, जिस स्तर तक समझ में आएगा वो उसी तरह से वो अनुक्रिया करेगा। फिर नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। अब जैसे बच्चा अनुक्रिया करता है, अब वो अनुक्रिया सही भी हो सकती है और अनुक्रिया गलत भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि अनुक्रिया सही दिशा में भी जा सकती है और अनुक्रिया गलत दिशा में भी जा सकती है। पर टीचर को क्या करना है कि जब वे पुनर्बलन, शिक्षण के सिद्धांतों में जब वे पुनर्बलन की बात करता है, तो इस अनुक्रिया से हमारा पुनर्बलन जुड़ा होता है। तो हमें बालक को इस प्रकार से नहीं डांटना है अगर गलत उसने अनुक्रिया करी है कि वे आगे हतोत्साहित हो जाए और दूसरी अनुक्रिया कर ही ना पाए। अर्थात पुनर्बलन का सिद्धांत कहता है कि अनुक्रिया चाहे कैसी भी रही हो, पर पुनर्बलन हमेशा सकारात्मक ही देना चाहिए। तो पुनर्बलन कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। जितना पुनर्बलन सकारात्मक होगा, बालक की अनुक्रिया जो है वे उतनी अच्छी होगी। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वे सही दिशा में देने के कार्य को हम पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। तो कहने का मतलब है अनुक्रिया और पुनर्बलन दोनों एक चीजों एक साथ एक दूसरे से जुड़े हैं। तो पुनर्बलन जितना अच्छा होगा, अनुक्रिया भी उतनी अच्छी होगी। अगर हम बच्चे को शाबाशी देंगे तो बालक आगे करने के लिए प्रेरित होगा। अगर उसे हम नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो वो हतोत्साहित हो जाएगा और वे अच्छी क्रिया नहीं कर सकता है। अच्छा, अर्थात हमको सकारात्मक परिणाम वो नहीं दे पाएगा। इसलिए अनुक्रिया और पुनर्बलन का सिद्धांत पर हमें विशेष जोर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत से तात्पर्य है कि किसी भी टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, उसका दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, तो वे बालक की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकता। बालक की आवश्यकताओं से यहाँ पे तात्पर्य है उसके मानसिक स्तर को, उसकी आयु को, उसकी रुचि को, उसकी अभिरुचि को, उसकी अभिक्षमता को वो नहीं जान सकता। तो जब तक हम बालक के इन सभी बिंदुओं को गहनता से नहीं जानेंगे, तो हम बालक को एक अच्छा शिक्षण नहीं दे सकते। तो अच्छा शिक्षण देने के लिए एक शिक्षक को अपना दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक रखना चाहिए। तो जब तक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा, तो अच्छा शिक्षण नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा बाल केंद्रित
शिक्षण का सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत। अब हम बात करें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की, जो अभी हमने बात करी, तो इसी से क्या जुड़ा है, ये बाल केंद्रित शिक्षण जुड़ा है। जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग है, यानी कि हमको टीचिंग किसको ध्यान में रख के करनी है, इस चाइल्ड को ध्यान में रख के करनी है। ये बालक किस प्रकार से सीखेगा, तो हमारा शिक्षण कार्य उसी दिशा में होना चाहिए। तो एक अच्छा शिक्षण कार्य के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। किसका, शिक्षक का। क्यों कि टीचिंग कौन करेगा, टीचर करेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब वे बालक का मानसिक स्तर, मानसिक आयु और उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि, उसकी अभिक्षमता को जानेगा, तो बाल को वो ध्यान में रखेगा, बाल को वो केंद्र में रखेगा, यानी कि स्टूडेंट को वो केंद्र में रखकर वो टीचिंग करेगा। तो इसके लिए उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। पहले एक समय हुआ करता था कि क्या होता था कि गुरु की परंपरा थी और गुरु सर्वश्रेष्ठ था। गुरु जो भी ज्ञान देता था, जो उसका शिष्य होता था, वह उसको अपनाने के लिए, मानने के लिए बिल्कुल उसे बाध्य था, उसको मतलब मानना ही पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो गुरु का कार्य है वो पर्दे के पीछे का कार्य है, वो मार्गदर्शक है, वह एक मित्रवत है, वह उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता है। तो बालक की अभिरुचि को, अभिक्षमता को, उसकी मानसिक आयु को, मानसिक स्तर को ध्यान में रखने को हम बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत कि शिक्षण के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हमने देखा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें कि हमने कहा कि बालक को अभिरुचि बालक ले तो इस प्रकार से उसको हमें शिक्षित करना चाहिए, जिससे बालक अभिप्रेरित हो और वो शिक्षण करने के लिए तैयार हो जाए। फिर नियोजन का सिद्धांत, नियोजन के सिद्धांत से मतलब है कि अपने पाठ को कैसे पढ़ाए, अपने पाठ को वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए, उसको कई अनुविधियों में बांट ले, ताकि बालक को पूरा पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो। फिर आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, कि क्रियाशीलता के सिद्धांत में हमने देखा कि बालक जो है वो प्रयोग के माध्यम से छूकर ज्यादा सीखता है, ना कि वो देखकर और सुनकर। तो वो जितना ज्यादा प्रयोग करेगा वो उतना ज्यादा सीखेगा। तो बालक को हम बिजी रखें, उसको कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई असाइनमेंट देते रहे, जिससे वो क्रिया करता रहे और क्रिया के माध्यम से हमारा बालक ज्यादा सीखेगा। तो इस प्रकार की टीचिंग बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। फिर आता है अनुक्रिया का सिद्धांत। तो बालक को हम जिस प्रकार से टीचिंग देंगे, जिस प्रकार से उसको पाठ पढ़ाएंगे, वो उसी प्रकार से अनुक्रिया करेगा। तो अनुक्रिया हो सकता है हमारी टीचिंग बहुत अच्छी हो, पर बालक की अनुक्रिया क्या है कि वो सही ना हो, वो सही ना दे पा रहा हो, तो उसके लिए हम किसको फॉलो करेंगे, उसके लिए हम पुनर्बलन के सिद्धांत को फॉलो करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो पुनर्बलन हमारा जिस दिशा में होगा, उसी दिशा में हमारी अनुक्रिया भी बालक करेंगे। अगर हम बालक को सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो वो सकारात्मक क्रियाएं करेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो वो हतोत्साहित हो जाएंगे। हो सकता है वो एक्टिविटी ही ना करे, वो अच्छे सा रिस्पॉन्स ही ना करे। तो पुनर्बलन सदैव हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, अर्थात सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। फिर बात करें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो एक टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अब जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है। तो इस बालक को ध्यान में रख के उसे टीचिंग करनी है। तो इस बालक को जब वो ध्यान में रखेगा तो उसका कैसा दृष्टिकोण होगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। क्यों? क्योंकि वो इसके भीतर क्या देखेगा, इसके भीतर वो मानसिक आयु देखेगा, मानसिक आयु, मानसिक स्तर, लिंग, अभिक्षमता और अभिरुचि। अभिरुचि, ठीक है।
तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, और ये जो है हम अपने जब अपना सिद्धांत जब बालक को पढ़ाते हैं तो हमें इन सारी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये कुछ थे हमारे शिक्षण के सिद्धांत। आई थिंक आप लोग को समझ में आए होंगे। तो बच्चों, इसमें से कैसा क्वेश्चन आएगा आपसे कि 4 स्टेप दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ये प्रमुख सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को आपको ध्यान में रखना है और बहुत ज्यादा कठिन नहीं, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम देखेंगे कि शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं। हम शिक्षण के सूत्रों की बात करेंगे। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।